सो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इफ़ आई वांट टेल यू वन थिंग कि आप इस चैप्टर को बार बार रीड करोगे बट आप ना इस चैप्टर को भूल भी उतनी बार ही जाओगे। वाई? बिकॉज इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतने सारे अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल वैन यू टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में सिंपली और सिंपली तुम एग्रीकल्चर की बात करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे थीम चेंज नहीं होने वाली। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि आप शुरुआत करोगे रिसोर्स से और डेवलपमेंट से और आप एंड करोगे लैंड रिसोर्सेज पे, तो दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो डेफिनेटली और सब्जेक्ट को आप खुद हैंडल कर सकते हो, बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें केवल ये नहीं है कि सिंपली और सिंपली आपको वो पढ़ा दे या केवल पीपीटी पे आके कुछ चीज़ समझा दे। पूरा का पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, फ्लो चार्ट भी देने पड़ेंगे, सिंपली सिंपली आपको नोट्स भी देने पड़ेंगे और भी आपको बहुत सारी चीज़ों से हेल्प करनी पड़ेगी। तो बेसिकली दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी और आई कैन से दिस इज़ अ लॉन्गर चैप्टर बिकॉज जब मैं इसकी पीपीटी बना रहा था तो दिस इज़ क्वाइट लॉन्ग पीपीटी। तो ये चैप्टर हम 4 पार्ट्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक तक ये वाला चैप्टर हमारा हो जाएगा। दिस इज़ द 11 PM इन अ नाइट। तो व्हेन आई एम शूटिंग दिस लेक्चर आई कैन कम ऑनलाइन बट देयर इज़ नो प्रॉफिट, ठीक है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आपके फ्यूचर में भी बहुत हेल्प होगी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली ये हेल्प तो करने वाला है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दिस इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंट जर्नी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, क्योंकि 10th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आप जो चीज़ सीखते हो आपकी लाइफ में पूरे टाइम पे काम आती है। 10th में आप प्रेशर लेना शुरू करते हो क्योंकि 9th तक तो चलता है, पर 10th दिस इज़ अ एरिया जहाँ पे आपके एग्ज़ाम एक अलग स्कूल में होने वाले हैं। पूरा का पूरा सेटअप क्या होगा? अलग होगा सेटअप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए लेट्स बिगिन। तो एज यू नो दिस इज़ अ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बाय द Edu5GS। माय नेम इज़ निखिल राजकुमार रावत। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द रिसोर्सेज, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, सेटिस्फाई योर नीड्स, दैट वी कॉल रिसोर्सेज। पर आपकी ज़रूरत को तो कोई भी चीज़ पूरा कर सकती है भाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बट क्या हम उनको रिसोर्सेज बोल सकते हैं? बट वेन एवर एग्जामिनर विल आस्क का क्वेश्चन, तो आपको यही चीज़ लिख के आनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, दैट्स कॉल रिसोर्सेज। देखो, जब तक आप कुछ टैबलेट्स नहीं बनाओगे, कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा के लिए याद ना हो जाए, जब तक एग्ज़ाम लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि रिसोर्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं तो आएगा, तो आपको रिसोर्स के बारे में तो लिखना ही है। तो दिस इज़ द नेचर और एनवायरनमेंट, उसमें अवेलेबल ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नीड को क्या करें, सेटिस्फाई करें, दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। जैसे वाटर, लैंड। दो एग्जांपल मैंने इसलिए रखे हैं, दिस इज़ क्वाइट कॉमन रिसोर्सेज। इससे आपको पीने के लिए पानी मिलेगा, इससे आपको खाने के लिए खाना मिलेगा, आप इस पर रोड बनाने वाले हो, उस पर घर बनाने वाले हो, उस पर ब्रिज बनाने वाले हो। इन दो रिसोर्सेज के बिना आपकी लाइफ नहीं चलने वाली। बट देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो कि आप उस रिसोर्स को टैप कर सको। देखिए, पानी ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अवेलेबल है, और इंडिया में केवल 4 मंथ तक रेन होती है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन में आप देखोगे तो वहाँ पे कैनाल सिस्टम है, और आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे ओल्ड टाइम पे लोग टैंक्स बनाते थे जिनको हम कुंड बोलते थे, राजस्थान में बावड़ी बनाते थे। राइट नाउ वी हैव अ ट्यूबवेल्स। तो वाटर अगर रिसोर्स है तो उसको टैप करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पहले वाटर केवल 60 और 70 फीट पे मिल जाता था, राइट नाउ 100 फीट पे जाता है, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो रहा है। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है। पहले केवल जेट पंप हुआ करते थे, राइट नाउ वी हैव अ समर। तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जो एक्सेसिबल ना हो? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, समझने वाला चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे महान एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो ये है कि एक हमारा बहुत प्यारा सा ग्रह है सनी, सैटर्न। वैसे दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट लोगों के ऊपर आ जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। लोग बोलते हैं मेरे ऊपर तो 7.5 चल रही है। तो उसका एक सैटेलाइट है, चंद्रमा जैसा मान लो। उस पर अवेंडेंट अमाउंट में मेथेन है। मेथेन गैस यू कैन यूज एज अ फ्यूल। बट क्या आपके पास में ये टेक्नोलॉजी है कि वहाँ से आप मेथेन को अर्थ पे ला सको? नो। तो इसका मतलब वो रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि आप उसको अभी तो यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर में आप जाके यूज कर सकते हो, बट वो हम भी नहीं करने वाले, हमारे बच्चे करेंगे। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक चीज़ बना रहा हूँ, मुझे बस बनाने का शौक है,
मेरी जो चीज़ है उसका मार्केट प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी 2 रुपीज़, और मार्केट में वही चीज़ 1 रुपीज़ पे अवेलेबल है, तो क्या आप उसको खरीदोगे? आंसर इज़ बिग नो, नो वन इज़ गोइंग टू परचेज भाई। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो मार्केट में कंपटीशन दे पाए। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, आई विल यूज टू से दैट ना, सारी चीज़ों को कनेक्ट करो। हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करो, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करो, इकोनॉमिक्स से को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करो, सिविक्स से कनेक्ट करो। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े इंडियन मार्केट में डाल दिए अवेंडेंट अमाउंट में। अब जो हमारे बुनकर थे, जो वेवर्स थे, उनका प्रोडक्शन रेट कम था, वो कम कपड़े बना पाते थे। मैनचेस्टर में मशीनें बना रही थी, तो जितने भी इंडियन कपड़े थे वो मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं थे, क्योंकि वो कपड़े महंगे थे। इसलिए दूसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो कल्चर के अगेंस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में आप हॉर्स मीट को सेल नहीं कर सकते, दिस इज़ अवेंडेंट इन द यूएसए, जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा जैसे कोई लैंड है, लैंड पे आपको एल्यूमिनियम रिसोर्सेज मिला, आप उसको वहाँ पे की माइनिंग करनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम से पहले एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा, फिर बॉक्साइड और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, सिंपली आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर वो लैंड किसी ट्राइब्स के लिए सेक्रेड लैंड है, पवित्र वन है, तो वहाँ पे आपको माइनिंग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिंपली अगर मुझे एक लाइन में पूरी पूरी डेफिनेशन को बताना हो, रिसोर्सेज आर द नेचुरली अवेलेबल थिंग्स विच सेटिस्फाई अवर नीड, बट इट शुड बी टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इसके आगे अगर मैं बात करूँ, आर द रिसोर्सेज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। स्टार्टिंग की 10 स्लाइड काफ़ी बड़ी होंगी, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं इस बुक में, तो यू कैन फाइंड आउट दैट कि उनमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट में ये नहीं कि मैं आपको कम मटेरियल दूं, क्योंकि एग्जाम में जब कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आते हैं तो आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा माल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इन स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। क्यों? अगर आप इन स्लाइड से भी पढ़ते हो तो इनफ है भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्लाइड से पढ़ो, एग्जाम दे के आओ, फालतू में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले उसने यही दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। देखो, स्टार्टिंग से लोगों को क्या लगता था कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कुछ नहीं करना, नेचर हमको फ्री में दे रहा है। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने क्या किया कि उन रिसोर्सेज को बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से यूज़ करना शुरू किया। कुछ नहीं, बाइक लेके दौड़ दौड़ रहे हैं, एकदम गाना गाते हुए, सैयारा तू तो बिछड़ा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, बाइक का पेट्रोल फूक रहे हैं, रूम से बाहर निकले तो एसी अब बंद नहीं की, कुछ नहीं तो साइलेंसर दबा के वो क्या करते हैं, फायर कर रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटी करने लगे, क्योंकि रिसोर्सेज को बनाने में भी आपको ह्यूमन एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोल है, ज़मीन में पड़ा हुआ है, क्या सीधे जला दोगे? नहीं जला पाओगे भाई, उसको निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तभी तो निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन ओर, क्या आयरन ओर सीधे ही आयरन में बन जाता है? नो, ब्लास्ट फर्नेस की रिक्वायरमेंट लगेगी। ब्लास्ट फर्नेस के बाद में आपको उसको मैग्नीज मिलाना पड़ेगा, कोकिंग कोल मिलाना पड़ेगा, लाइम स्टोन मिलाना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो रिसोर्सेज आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये तो मैंने उन रिसोर्सेज की बात की जो रिसोर्सेज में ह्यूमन की इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो भी एनवायरनमेंट है उसको बनाने में लाखों साल लगते हैं, पर आपकी टंकी में कितनी जल्दी उड़ जाता है। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब तक तो आप एयर, वाटर, लैंड, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग को रिसोर्स मान के चल रहे थे, बट ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो रिसोर्स, हाँ, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिस सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हो, नेचुरल रिसोर्स को इंपॉर्टेंट रिसोर्स में चेंज करते हो। ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं नेचर में जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो प्राइमेट्स थे, जो आदि मानव थे, वो सिंपली चीज़ों को डायरेक्ट कंज्यूम करते थे, वो उनको प्रोसेस नहीं कर पाते थे। बट राइट नाउ वी आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, आज के की डेट में हम टमाटो से या डिफरेंट काइंड ऑफ प्यूरी से टमाटो केचप बनाते हैं, तो वो प्रोसेस हो रहा है बेटा। प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, ह्यूमन इंटरफेस के बिना कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। अब आप लोग यहाँ पे एक और बहस शुरू कर सकते हो, अरे सर टेल मी वन थिंग, एआई तो आ रहा है ना, एआई से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जो एआई आपसे कभी नहीं ले सकता। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिबेट, क्योंकि जब आप
ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते तो वहाँ इस तरीके की डिबेट हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ऑनलाइन मोड और मैं गए वहाँ यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं कर सकता। बट ये बहुत अच्छी डिबेट है कि एआई से लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है। और सोशल साइंस टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ाए, रील्स के बारे में भी पढ़ाए, एआई के बारे में भी पढ़ाए, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाए कि इनके पीछे का साइंस क्या है। तो ह्यूमन बींग क्या करेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूजफुल गुड्स में ट्रांसफ़र करेगा। लकड़ी आपके मतलब की नहीं है, लकड़ी से फर्नीचर आपके मतलब का है। यहाँ पे आपको स्किल्स लगानी पड़ेगी, कारपेंटर बनना पड़ेगा। दूसरा, उसको क्या करेगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, स्किल मेक रिसोर्स यूजफुल। इंसान को स्किल्ड बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सारे स्ट्रीट होते हैं जहाँ पे जो मजदूर होते हैं, लेबरर होते हैं, वो आके इकट्ठे होते हैं, वो जॉब करते हैं, उनका भी काम घर बनाना है। बट एक आर्किटेक्चर भी होता है, आर्किटेक्ट वो भी घर बनाता है, दोनों में स्किल्स का अंतर है। मैं टीचर हूँ, आई हैव अ स्किल्स, मैं क्लास में बोल सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मैं लोगों बच्चों को ईजी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है। तो इंसान के पास में स्किल्स है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, और उससे वो रिसोर्स को यूजफुल बनाता है। एग्जाम्पल, आयरन ओर बिकम द रिसोर्स आफ्टर प्रोसेस। आयरन ओर को आप सीधे यूज नहीं कर सकते, बस पत्थर है, मारने के काम में आएगा। और जानवर के लिए वो अभी भी पत्थर है। अगर कोई जानवर या आज से 10 लाख साल पहले या 1 लाख साल पहले ह्यूमंस उस आयरन ओर के ऊपर से निकलते तो उनके लिए मिट्टी थी, पर हमने उसका यूज करना सीखा। तो दिस है नेक्स्ट स्लाइड, टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पिक डाली है जिसमें सबसे पहले एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कंटिन्यूस आपको मिल रहे हैं। नेचर इनको बहुत जल्दी जल्दी न्यू कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे विंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल्स में क्या होता है, इसके बाद में नॉन रिन्यूएबल्स भी आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस में भी क्या आते हैं, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में जैसे कंपनी बनाएंगे, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर भी आप रिसोर्सेज को बदल सकते हो। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सबसे पहले आता है आपका बायोटिक रिसोर्सेज। अब जहाँ पे भी बायो वर्ड लग जाए समझ लेना ये बायो से रिलेटेड है, और बायो से रिलेटेड आपको पता ही है क्या होता है। कुछ लोगों के लिए बायो केवल एक चैप्टर में ख़त्म होता है, कुछ लोगों के लिए बायो इतना बड़ा होता है कि डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो बेटा डिपेंड की बात है कि आप किस पे फोकस कर रहे हो। तो दो ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट्स कॉल्ड द प्लांट्स, एनिमल एंड फिशरीज। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो सिंपली और सिंपली आपको एनिमल से मिलने वाली, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, फिशरीज हो गए, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले, बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसी कोई भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिली दैट्स कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। देखो कितना ईजी है, बायो में आ लगा दी तो वो जीवित चीज़ें थी, जिंदा थी, ये जिंदा नहीं है, जैसे मिनरल्स, रॉक एंड मेटल्स। सिंपल है, कोई नहीं है। क्या है इसमें पढ़ने लायक बताओ, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8th में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हो। बायोटिक एंड अबायोटिक फालतू में हाइप बना रखी है, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, ईजिली बस बैठ के पढ़ो और हो जाएगा। बस एक सेटअप अलग आएगा, वो क्या है कि आपका भैया जो सिंपली और सिंपली क्या बोलते हैं उसको, स्कूल दूसरा होगा, वहाँ पे बैठ के देना है। और वहाँ पे भी टीचर फ्रेंडली होते हैं, हमारी खुद ड्यूटी लगती है, हमारे को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको बच्चों से बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करना है ताकि वो अपने पेपर को आराम से लिख सकें। भाई हम भी टीचर हैं, हमारे भी नेफ्यू हैं, हमारे भी आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारा काम आपको ना कंफर्टेबल करना है। ये नहीं कि वहाँ पे बच्चों के हाथ कांप रहे हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा आएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, लाइक मी, मैंने कभी अपना भलाई नहीं की और कभी घमंड भी नहीं किया। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो सकते हैं। उसमें दो आते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, रिन्यू हो रहे हैं बार बार, रिन्यू। देखो वर्ड पे जाओ, मैंने आपसे बोला है सोशल साइंस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ वर्ड्स, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, बार बार रिन्यू हो रहे हैं। कैन वी रिप्लेनिश नेचुरली, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सुबह उठो, सूरज निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना, अभी तो कम से कम हज़ारों साल करोड़ों साल सूरज रहेगा, जब तक उसका कोर कोलैप्स ना कर जाए। इस पर भी हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं कि गोल्ड कैसे बना, बट डिबेट नहीं हो सकती, ऑनलाइन मोड है, समझना पड़ेगा। यहाँ पे ना बड़ा मन करता है कि आपको एक एक चीज़ में बैठ के समझाऊँ, बैठ के पढ़ाऊँ, बट अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर हुआ तो रीच नहीं आएगी तो फॉलोवर्स नहीं आएंगे, फॉलोवर्स नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा डालने का।
वैसे अभी तक तो फॉलोवर अच्छे आ रहे हैं, है ना। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ। सोलर और विंड एनर्जी इज़ जस्ट अ थिंग कि जहाँ पे आपको लगातार ये एनर्जी मिलने वाली, ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक सन है, जब तक एयर है, और ये आपको लगातार मिलते रहेंगे। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट थिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनका लिमिटेड स्टॉक होगा बेटा। जैसे कोल, बहुत अच्छी सी मैंने पिक लगाई है, टेक अ मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, हज़ारों करोड़ों साल लगे हैं बनने में, बट आपने 1 किलो कोयला लिया, जलाया, विदिन 1 आवर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप इतने इजीली नहीं बना सकते। अभी भी नेचर के प्रोसेस में है कोल बनना, ऐसा नहीं कि कोल नेचर नहीं बना रहा, कहीं ना कहीं कोल का क्रिएशन हो रहा होगा, बट वो भी हमारे यूज में नहीं आएगा। कम से कम 1-2 करोड़ साल हमको वेट करना पड़ेगा। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, आपको यहाँ पे जुडिशियस माइंड यूज करना पड़ेगा, एक बैलेंस माइंड यूज करना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच यूज करनी पड़ेगी कि हमको क्या करना है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज करना है। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें आपको इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, आपका बगीचा हो गया, आपकी फैक्ट्री हो गई, यहाँ पे केवल और केवल जो मालिकाना हक है, दैट्स ओनली 1% है, दैट्स कॉल्ड द ओनरशिप बाय द इंडिविजुअल पर्सन। जैसे किसी का घर हो गया, ये क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, केवल एक फैमिली यूज कर सकती है, एक पर्सन यूज कर सकता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू पार्क, एक्सेसिबल टू ऑल, जैसे पार्क हो गए, प्लेग्राउंड हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गए। समटाइम आपको कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए फ़ीस भी देनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि अरे साहब कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे आएगा वैसे मन में जाएंगे। नो बेटा, ये इंडिया में चलता है कि आपने अपनी पब्लिक प्लेसेस की हालत ख़राब कर रखी है, बट इन अ रियल टर्म्स कम्युनिटी रिसोर्सेज में भी आपको पे करना पड़ सकता है। जैसे कोई कम्युनिटी पार्क है तो आपको उसकी मेम्बरशिप लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है। एक वन लाइन के कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं है। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक देश के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के पास में कोई भी कोल रिजर्व है, इंडिया के पास में कोई भी आयरन रिजर्व है, इंडिया के पास में कोई मैग्नीशियम का रिजर्व है, वो सारा इंडिया का है। इंडिया के अंदर जितने भी पॉपुलेशन है वो भी इंडिया की है, इंडिया के पास में जितने भी फॉरेस्ट हैं वो भी इंडिया के हैं। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो है वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को समझने के लिए मैंने एक पिक यहाँ पे लगाई है, यह है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखो इंडिया की जहाँ तक बाउंड्री है वहाँ तक तो बहुत क्लियर है, बट व्हाट अबाउट अ ओशन, ओशन तो बहुत लार्ज है। इफ़ हम टॉकिंग अबाउट अ पैसिफिक ओशन, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो पैसिफिक ओशन है ना बेटा, उसका साइज सिंपली और सिंपली पूरे के पूरे लैंड मास से ज़्यादा है। अगर हम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को पैसिफिक ओशन में फिट भी कर देंगे तो भी पैसिफिक ओशन में जगह बचेगी। तो उसके लिए ना एक इंटरनेशनल ट्रीटी की है सारी कंट्रीज़ ने। जैसे ये कोस्ट लाइन है, जस्ट इमेजिन ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, यहाँ से 20 नॉटिकल माइल्स तक, ये किलोमीटर नहीं है, ये नॉटिकल माइल है। आई थिंक इसमें 1.3 के आसपास होता है, एक बार आप ना गूगल कर लीजिएगा। तो ये टेरिटोरियल सी है, यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया का शासन चलेगा, यहाँ पे कोई भी इंडिया को रोक नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर इसमें यूएस की सबमरीन भी एंटर करेगी तो यूएस की सबमरीन या यूएस को भी बैटल शिप को भी इंडिया का झंडा लगाना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द फ्रॉम 3 to 24 नॉटिकल माइल्स, दैट्स कॉल्ड द कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन क्या होता है, यहाँ तक इंडिया की सेल्फ मानी जाएगी, और यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक दैट्स कॉल्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इंडिया कुछ भी कर सकता है, जैसे कोई रिसोर्सेज मिलते हैं तो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और यहाँ पे जैसे क्रूड ऑयल मिलता है तो यहाँ पे वो इजीली क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे भाग के जाता है यहाँ तक 24 नॉटिकल माइल्स तक, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो उसको वो पकड़ भी सकता है। तो इसके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो हाई चीज़ें हैं, दैट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर इंडिया को यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ डिग करनी है, कोई भी चीज़ बाहर निकालनी है, तो इंडिया को एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सी ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ ऐसा है, तो एक बार आप सर्च कर लेना, उससे जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, जब आपने इस टाइप को पढ़ लिया, क्योंकि रिसोर्स को जानना ही इनफ नहीं है बेटा, रिसोर्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने रिसोर्स को पढ़ लिया, रिसोर्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे राइट नाउ मैं एक पीसी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो पीसी सिलिकॉन चिप से बनी हुई है,
क्या सिलिकॉन को आप सीधे पीसी में बदल सकते हो? यू नीड टू चेंज द थिंग्स, है ना। मैं एक राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, हमने इसको डेवलप किया है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि चीज़ें टाइम टू टाइम डेवलप होती हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वी विल नॉट एक्सीड अवर लेक्चर मोर देन 25 to 30 मिनट। तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 20 मिनट, तो टेंशन मत लो, 4 का 5 पार्ट कर देंगे, पर आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि आप 3 घंटे रील्स तो देख सकते हो, पर 40 मिनट पढ़ नहीं सकते यार। तो गुस्सा आ गया भाई, कोई बात नहीं, चलता है। चलो, रिसोर्स आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी। देखो, मैं एक एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूँ। ह्यूमंस के पास ना तो बड़े बड़े दांत थे, ना बड़े बड़े नाखून थे, ना हम तेज भाग सकते थे, ना हम उड़ सकते थे। वी हैव अ ब्रेन, फिर भी हमने पूरी दुनिया को जीता। दिस इज अ बिग डील। फॉर एग्जाम्पल, इतना टाइगर्स ने ह्यूमंस को नहीं मारा, जबकि ह्यूमंस ने टाइगर्स को ख़त्म कर दिया। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ह्यूमन ने जो भी सर्वाइवल किया वो रिसोर्स की मदद से किया। जहाँ पे हमको पत्थर मिला वहाँ से हमने उसके हथियार बना दिए, कुल्हाड़ी बना दी। समटाइम हमने एनिमल्स पे अटैक किया, और फिर जब हमको पता पड़ा कि इससे हम भी लड़ सकते हैं, तो हमने महाभारत बना दी। लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी। रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहले पीपल सोचते थे भाई एकदम फ्री में मिला हुआ सामान है, लपेट लो। नहीं होना भाई, रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दिस इज द ओल्ड थिंग। रिसोर्सेज फ्री नहीं होते, यू नीड टू पे द बिल फॉर दैट, ठीक है। रिजल्ट, ह्यूमन यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। आई शाबाश, क्या वर्ड आया, इनडिस्क्रिमिनेटली। आंख मीच के इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कोयले पे कोयला जलाया जा रहा है प्लांट्स में। देखो मैंने यहाँ पे बताया है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो क्या कंडीशन है, बिल्कुल कोयला निकल रहा है। व्हाट अबाउट द एयर? एयर जस्ट लाइक अ पॉइजनस, एसिड रेन होगी। तो जब ओवर यूज हुआ तो सिंपली क्या हुआ, सीरियस प्रॉब्लम होने लगी। मेजर प्रॉब्लम्स हुई, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्स टू सेटिस्फाई द ग्रीड। लालच को यूज करने के लिए रिसोर्सेज का यूज होने लगा। फ्यू हैंड्स में पावर आ गई। जैसे कि हम यूके की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर सकते हैं। उन्होंने केवल यूज नहीं किया, उन्होंने दूसरी कंट्रियों में जाके लोगों को गुलाम बनाया, उनके रिसोर्सेज को यूज किया। देखिए, हमेशा लोगों को पढ़ाया जाता है कि यूरोपियंस हमारी कंट्री में केवल कपड़े के लिए आए थे। कपड़े के लिए भी आए थे, आयरन के लिए भी आए थे, सोरा के लिए भी आए थे। अगर आप आज की डेट में पुर्तगाल में जाके किसी भी चर्च को देखिए जिसका मैन्युफैक्चरिंग मिडीवल एज में होता है, उन सब में इंडिया का आयरन लगा हुआ है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड। कुछ हाथों में रिसोर्सेज आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इससे पूरी की पूरी सोसाइटी दो पार्ट्स में बटी। पहली हैव्स नॉट और हैव्स। हैव्स जिनके पास था वो रिच थे, हैव्स नॉट जो थे वो पुअर थे। तो एक तरीके से सोसाइटी में डिवीजन आया। देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज से हम कहाँ पे पहुँचे, हैव और हैव नॉट्स पे। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई। आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो अफ्रीका देश जैसे देश हैं जहाँ पे लगातार सिविल वॉर चल रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। वहीं ये दूसरी तरफ ऐसी भी कंट्री हैं जो इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर रही है। आपने एक कंट्री में भी डिफरेंट काइंड ऑफ वी कैन से द एक इनइक्वालिटी देखी हुई। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है। ये भी एक टॉपिक का सब्जेक्ट है कि जिन लोगों के पास में वेल्थ है तो वो हार्ड वर्किंग, और जिन लोगों के पास में वेल्थ नहीं है वो हार्ड वर्किंग नहीं है। बट हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में ये दो टॉपिक हैं, दैट्स कॉल्ड द रियो अर्थ समिट एंड देयर इज अनदर एजेंडा 21। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज क्वाइट ईजी फॉर यू। In the 1992, more than 100 countries, head of the state, meet the Rio de Janeiro, Brazil, the first international Earth Summit. The summit was conceived to addressing the urgent problem of the environmental protection and socio-economic development. The assembled leader declaration of global climate changes, biological diversity, Rio Convention endorsed the global forest principle and Agenda 21. बेसिकली इससे पहले भी बहुत सारी सबमिट हुई हैं, बट दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सबमिट। इसमें से 3 बहुत बड़े चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जैसे UNESSE है ना। तो उसका मोटिव क्या था, यहाँ पे सारे जितने भी लीडर्स थे वो लोग बैठे, उन्होंने एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि जो नेचर है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है।
और नेचर को बदलने में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो ह्यूमन का सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो उन्होंने मल्टीपल्स ट्रिटीज़ को साइन किया, उसमें से एक एजेंडा 21 भी था। एजेंडा 21 क्या था कि 21st सेंचुरी में हम क्या करने वाले हैं। जैसे एजेंडा 21 के बारे में मैंने सीधे बुक से ही पिक लेके यहाँ पे मार्क किया है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट which look at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims to achieve the global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through the global cooperation and common interest, mutual needs, and share responsibility. Agenda 21 that every local should draw own local Agenda 21. तो एजेंडा 21 में सिंपली जो ग्लोबलाइजेशन से चेंज होने वाला था, उस चेंज से जो प्रॉब्लम आने वाली थी, उन प्रॉब्लम्स को एक कोऑपरेटिव वे में हम सॉल्व करने वाले थे। पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट थी एक साथ आने वाली थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आदर्श बातें हैं 10th में पढ़ाई जाएंगी, आपको लिख के आनी, बट आज तक केवल एक ऐसी ट्रिटी है जो हम सक्सेसफुल कर पाए हैं, दैट्स कॉल्ड द टू अवॉइड द ओजोन होल। ओके, ये जो ट्रिटी है केवल वही सक्सेसफुल हो पाई है, अदरवाइज कोई भी ट्रिटी आज तक 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे हम इसी अर्थ समिट में थोड़ा हम आगे बात करें तो एक प्रॉमिस था कि जितनी भी डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशंस को पैसा देंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एम्बिशन किया है, बट आज तक वो पैसा नहीं मिला। चलिए सोर्स प्लानिंग पे बात करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सम रीजन्स आर द रिसोर्स रिच रीजन। क्या है? रिसोर्स रिच रीजन है एंड सम सेल्फ सफिशिएंट। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ एरिया हैं जिनमें रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक लगाया, यहाँ पे क्या है, रेन हो रही है, बट यहाँ पे डेजर्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? रिसोर्स डेफिशिएंट रीजन फेस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज नहीं है तो उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इनइक्वलिटी आएगी। जहाँ पे कम रिसोर्सेज हैं वहाँ पे लोग क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। भाई हर चीज़ को डेवलप करने के लिए पैसा होता है। राइट नाउ अगर आप सिंपली मेरी वीडियो को एक्सेस कर रहे हो, किसी और की भी वीडियो को एक्सेस करें, तो आपके पास में नेट तो है ना, रिसोर्सेज तो हैं। अब आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है तो क्या करोगे? वैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम है, आई थिंक इसके लिए मैं रिलायंस कंपनी को भी बहुत थैंक्स बोलता हूँ, जियो को भी बहुत थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती इंटरनेट रेट्स हैं। तो राइट नाउ यू कैन एक्सेस अ लॉट्स ऑफ नॉलेज, जितनी नॉलेज चाहो उतनी लो, बट तुम तो पता नहीं क्या देख रहे हो, लाड़ले, पता नहीं क्या चल रहा है। आई यूज टू नोटिस माई स्टूडेंट एंड दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड गोइंग ऑन। अरे तुम क्या देख रहे हो यार, पढ़ाई लिखाई करो। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सिंगल टच पे टैप कर सकते हो। AI पे इतने सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे कि तुम फ्रीली देख सकते हो, बट तुम लोगों को तो नाटक करना है, फालतू की चीज़ें देखनी, तो क्या फ़ायदा उसका। चलिए लेट्स बिगिन, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते है ना। चलिए, तो सिंपली क्या है, जो भी रिसोर्स डेफिसिट रीजन है वहाँ पे दिक्कत होगी, तो इससे क्या होगा, रीजनल इम्बेलेंस आएगा। जैसे इंडिया में मैं बात करूँ तो पंजाब ज़्यादा डेवलप रीजन है, यूपी उससे थोड़ा कम है, छत्तीसगढ़ की थोड़ी कंडीशन बुरी है। यहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं, ये क्वेश्चन आगे आने वाला था बट मैंने आपको यहीं पे बता दिया। दैट्स वाई जब रीजनल इम्बेलेंस आएगा तो वाई रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि आप रिसोर्स प्लानिंग से इन दोनों रीजन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर कर सकते हो। जैसे प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी टू इंश्योर द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में कोल ग्रो होता है, किसी एरिया ग्रो नहीं होता, कोल मिलता है, तो आप कोल को कहाँ पे भेजोगे? आप गाड़ी में रख के उस कोल को भेजोगे दूसरी जगह पे जहाँ पे कोल नहीं है, दैट्स कॉल्ड द रिसोर्स प्लानिंग। अगर किसी एरिया में कोल है तो हम वहाँ पे पावर प्लांट लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड द थर्मल पावर प्लांट। और किसी एरिया में कोल नहीं है, वहाँ पे एयर है, तो हम वहाँ पे विंड टर्बाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो दिस इज़ द यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो रिसोर्स प्लानिंग है उसका एक वाइटल यूज किस में है, सबसे पहले तो रीजनल इम्बेलेंस को ख़त्म करने में। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो जितना भी रीजन है वो एक साथ डेवलप करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टेट का GDP ग्रोथ कर रहा है 12% से एक बेचारा 3 पे खेल रहा है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी दैट इंश्योर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, कश्मीर में कभी कश्मीर से ट्रेन में बैठो और कन्याकुमारी तक आओ, आपको पता पड़ जाएगा। कश्मीर में जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली माइनस समथिंग करके -8 -9, तमिलनाडु में नॉर्मल है, टी-शर्ट बन के घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो आपको एक समझना पड़ेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा
नीड फॉर द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन में क्या है, अब रीजनल इम्बेलेंस तो हो गया। सबसे पहले बिकॉज ऑफ द रीजनल इम्बेलेंस प्लानिंग रिक्वायर्ड एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल। क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में एक गांव के बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इंडिया में सिंपली और सिंपली बहुत डाइवर्स वो है, तो आपको हर स्टेट पे, हर सेंट्रल लेवल पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेशनल गवर्नमेंट फंड देगी, स्पेशल ब्रेन देगी, आईएएस का स्ट्रक्चर देगी, आईपीएस का स्ट्रक्चर देगी, ज़रूरत होगी तो बाहर से भी लोगों को बुलाएगी। स्टेट लेवल अपने स्टेट पे फंड देगी, रीजनल लेवल पे उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इसका एम क्या है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट्स, ताकि पूरे के पूरे एरिया को हम डेवलप कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे एजुकेशन बहुत प्रॉब्लम थी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है वहाँ पे कुछ नक्सलीज का प्रॉब्लम था। नक्सलीज क्या थे, उनका एक अलग मेंटलिटी है, पता नहीं इंडिया जैसी कंट्री में भी इन लोगों को दुख है, तो गधों की तो कमी नहीं है। तो गवर्नमेंट का पहला एम ये था कि वहाँ पे जाके इनको क्या करना है, एजुकेशन देनी है। तो एकलव्य विद्यालय बनाए गए जहाँ पे जो ट्राइबल्स बच्चे थे वो आगे पढ़ाई कर सकते थे। रोड बनाए गए, रीजनल बैलेंस बनाए गए, जैसे दिल्ली में मेट्रो बनाई गई। क्यों, दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं, इनको रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कंट्री है वहाँ पे कैनाल बनाई गई, रिवर से काट काट के कैनाल्स को निकाला गया, जैसे ये जो कैनाल जा रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको एक नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, बाय आर सम रिसोर्स रीजन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। देखो अफ्रीका की बात करो, अगर आप किसी भी कभी भी अफ्रीका के मैप को देखोगे, आपको आइवरी कोस्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट सिंपली और सिंपली वो रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप इस पर लिख भी सकते हो कि वाई रिसोर्स रिच रीजन आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसका आंसर भी मैं आपको पोस्ट में डाल दूंगा। बाय इकोनॉमिकली रिच रीजन हैव इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो रिसोर्स प्लानिंग इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपके पास में रिसोर्सेज है तो आप उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे। वाई, बिकॉज मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताऊँ, आपके पास में सेल फोन है, आप कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहो, बट आप क्या करते हो, आप रील्स देखते हो। तो प्लानिंग नहीं है। जब आप लोग इतना ईजी सी चीज़ की प्लानिंग नहीं कर पा रहे, एक सिंपल सा सेल फोन और 2 to 3 GB डाटा पर डे, तो लोग कहाँ से प्लानिंग करेंगे भाई, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा कहाँ पे कितना है, फिर उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा। सर्वे में आपको क्या करना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या चीज़ अवेलेबल है। आपने सर्वे किया कि ये जगह है, यहाँ पे कोल अवेलेबल है, पर कोल में आपको एक तो ये देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कितनी है। ऐसा ना हो कि जो 4 टाइप के कोल होते हैं उसमें से 4th लेवल का कोल हो जो आपके किसी मतलब का ही नहीं है। उसके बाद में आपको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। अब कोल तो मिल गया, बड़े अच्छे से एकदम तफरी काटी जा रही है, हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बट एंड ऑफ द डे पता पड़ा कि वो कोल तो भैया केवल कुछ नहीं क्वेश्चन है, तो उसके लिए पूरा सेटअप थोड़ी करोगे भाई। तो क्वांटिटी इज ऑल्सो मैटर। फिर उसके बाद में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फिर स्किल्स ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बिना भी सब सुने, और टेक्नोलॉजी को चलाने वाले ह्यूमंस भी होने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए, मैचिंग विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान एंड बैलेंस रीजनल डेवलप। पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो प्लान आपने नेशनल लेवल पे बनाया, जो प्लान दिल्ली में बैठ के बनाया, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से चल सकते हो। उसमें ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रील आई, क्यों हिला डालाना। देखो जो भी टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने के उसमें पीपीटी में एक ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जो बच्चों पर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे आओ मेरा कोर्स खरीदो। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बस दिमाग लगाओ। जैसे रीजन ए, रिच इन कोल एंड आयरन और बट लो HDI, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। रीजन बी, पुअर इन मिनरल्स बट हाईली लिटरेसी एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। तो बेस ए एंड बी है आपके पास में, है ना, रीजन ए एंड रीजन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस इम्बैलेंस, रिसोर्स एवेंडेंस ऑटोमेटिकली इंश्योर डेवलपमेंट। क्या सीधे सीधे रिसोर्स का होना डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, बताइए, ठीक है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, क्या केवल रिसोर्सेज पे, नहीं। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आर क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट,
क्या सी सही है? मिनरल एंड एक्सपोर्ट इज इनफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। अगर आपने लेक्चर को ढंग से पढ़ा हो तो डेफिनेटली आप इसको टैकल कर सकते हो। दिस इज नॉट अ बिग डील। उसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इफ झारखंड इज द, एक और क्वेश्चन है, इफ द झारखंड इज द रिच इन मिनरल्स देन वाई, 1 सेकेंड में देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो हो गया। दिस इज 35 मिनट लॉन्ग वीडियो, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर बिकॉज ऑलरेडी वी हैव completed at least a 1/4 लेक्चर। ओके, तो डोंट वरी, यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा कि इससे ज़्यादा लेक्चर ले जाना मुझे नहीं लगता जुडिशियस है। 35 मिनट इज इनफ। तो कल हम इसी स्लाइड से शुरू करेंगे। ओके, तो बाय बाय टाटा। बट आपको ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इफ़ झारखंड रिच इन मिनरल्स देन वाई इट इज़ नॉट रिचेस्ट स्टेट इन द इंडिया। चलिए बाय, टेक केयर।